सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12 के अंतर्गत जो होम साइंस विषय है, इस विषय का चैप्टर नंबर 11 है, समय और ऊर्जा का प्रबंधन। तो इस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। तो सबसे पहले हम इस पार्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, समय और ऊर्जा का प्रबंधन इस पार्ट में हमने पढ़ा था। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर को पढ़ाया हुआ है तो चैनल पर होम साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 की, वहाँ से देख के आप पढ़ सकते हो कि समय का प्रबंधन, ऊर्जा का प्रबंधन। ऊर्जा यानी जो हमारी ताकत होती है उसका हम प्रबंधन कैसे करें, हम इस तरह से कार्य करें कि हमारा समय भी ज़्यादा बर्बाद ना हो, समय का उचित इस्तेमाल हो जाए और हमारी जो ऊर्जा है, क्योंकि वो ऊर्जा हमारी सीमित होती है, तो ऊर्जा भी हमारी ज़्यादा वेस्ट ना हो, यानी हम ज़्यादा थके नहीं, कम थकान के अंदर ही हमारे कम समय के अंदर हम अच्छे से कार्य कर पाएँ। तो बस उसी का प्रबंध इस चैप्टर में बताया गया है। अलग अलग तरीके बताए गए हैं जो कि हम यूज करते भी हैं। ठीक है, तो अब प्रश्नों को देखते हैं। कार्य सरलीकरण से क्या तात्पर्य है कि कार्य को सरलीकरण करना, तो प्रश्न से ही आपको पता चल रहा है कि कार्य को सरल करना से क्या मतलब निकलता है। तो उत्तर है कि समय और ऊर्जा को बचत करना। तो समय और ऊर्जा की बचत करना ही कार्य सरलीकरण है, यानी काम को हम आसान करके करेंगे तो हमारा समय भी बचेगी और हमारी ऊर्जा भी बचेगी। तो इसका आंसर से आएगा। प्रश्न 2 है, कार्य संधि का तात्पर्य क्या है। तो कार्य संधि क्या है कि देखो, नाम से पता चले कार्य संधि, संधि यानी मिलाना, काम को मिलाना, यानी एक से दो काम को हम एक साथ करते हैं तो वो कार्य संधि कहलाती है। इसको डव टेलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दो या दो से अधिक, दो या उससे अधिक कार्य एक समय में करना। एक साथ एक समय में दो या दो से अधिक कार्य को हम करते हैं तो वो कार्य संधि के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप देखते ही हो कि अब जब आप कपड़े धोते हो वॉशिंग मशीन में, तो उस समय आप झाड़ू लगा लेते हो, कि जब कपड़े धुलते रहते हैं तो उस समय आप झाड़ू लगा लेते हो या पोछा लगा लेते हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक समय में दो कार्य कर रहे होते हो। तो ये हो गया कार्य संधि, जिसको डव टेलिंग भी कहा जाता है। प्रश्न 3 है जो कि वस्तुनिष्ठ है कि सही मुद्रा मदद करती है। सही मुद्रा मतलब कि आपके कार्य करने का जो आपकी शारीरिक संरचना रहती है, आप किस मुद्रा में बैठते हो, या आप खाना बना रहे होते हो तो आप खड़े रह रहे होते हो, है ना, या आप बैठ के कोई काम करते हो, तो आपकी मुद्रा कैसी होनी चाहिए जो कि आपको ज़्यादा थकान ना दे। तो सही मुद्रा मदद करती है ऊर्जा को बचाने में। तो ऊर्जा को बचाने में सही मुद्रा मदद करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपको खाना बनाना है, आप रोटियां बनाते हो, तो अगर आप बैठ के रोटियां बनाते हो, बहुत सारी रोटी आपको बनानी है, अगर आप बैठ के बनाते हो तो आप जल्दी थक जाते हो, जबकि आप खड़े खड़े खाना बनाते हो, रोटियां बनाते हो, तो आप ज़्यादा देर नहीं थकते हो। तो यही है कि ऊर्जा आपकी बचाने के लिए आपकी मुद्रा सही होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सही या गलत को समझाइए। तो देखो, NIS के अंदर है वो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा आते हैं, आपके जो है मिलान वाले क्वेश्चन हैं, आपके खालिस्तान वाले क्वेश्चन हैं, आपके सही गलत वाले क्वेश्चन भी उसमें आते हैं। जबकि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में ओनली वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये आपके 20 से 25 शब्दों में उत्तर देने वाले आंसर, जिसको हम 2 अंक दे सकते हैं, है ना, 4 अंक वाले आंसर, इस तरह से उसमें सिर्फ ओनली क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए कहा जाता है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जिसको हम MCQ कहते हैं, 4 ऑप्शन दे जाएंगे, उसमें से आपको छांटना होगा। NIS के अंदर पिछले साल से पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चन पेपर का, जिसके अंदर आपके कथन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मिलान वाले आ गए, रिक्तिस्थान वाले आ गए, वस्तुनिष्ठ आ गए। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो है वेटेज ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो आपके जो है क्वेश्चन के आंसर आप दे पाओगे। तो आपको सही गलत बताना है कि अपना सारा कार्य समय पर समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति सारा दिन कार्य करता रहे। तो ये वाक्य तो गलत है। अगला है, सभी प्रकार के कार्यों का ज्ञान समय योजना तैयार करने में सहायक होता है। तो ये वाक्य सही है कि जब भी सभी प्रकार के कार्यों का ज्ञान हमें होता है तो हम सही तरीके से समय योजना उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। समय योजना वर्तमान के लिए बनाई जाती है। तो ये वाक्य गलत है। समय योजना वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य में जो हम काम करने वाले हैं उसके लिए हम पहले से योजना बनाते हैं। अगला प्रश्न है, समय योजना को वास्तविक तथा व्यवहारिक होना चाहिए। ये वाक्य भी सही है कि जो भी आप समय योजना बनाते हो वो वास्तविक होनी चाहिए, उस समय में वो काम आपका पूरा होने वाला होना चाहिए, और वो व्यवहारिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई काम करने में आपको 1 घंटा लगता रहा, आपने उसमें समय योजना के अंदर उसके लिए आधा घंटा ही दे दिया, तो वास्तविक योजना नहीं रहेगी, क्योंकि कार्य तो वास्तव में 1 घंटे में पूरा होने वाला होता है और आपने वहाँ उसको आधा घंटा समय दिया है। ठीक है, या फिर इस तरह का काम दे दिया जो कि व्यवहारिक तरह से हो ही नहीं सकता। तो समय योजना के अंदर आपको समय भी सही से देना होता है उस कार्य के लिए, और वास्तविक कार्य आपको लेना होता है।
अगला प्रश्न है, कार्य, आराम तथा मनोरंजन सभी के लिए समय निकालने के लिए समय योजना तैयार की जाती है। तो देखो, कार्य, आराम यानी जब हम समय योजना बनाते हैं तो उसमें थोड़ा समय मनोरंजन के लिए भी निकालते हैं, थोड़ा हम आराम के लिए भी समय निकालते हैं। यानी समय योजना आपके उठने से लेकर आपके सोने तक की जो होती है वो पूरे दिनचर्या की समय योजना उसमें बनाई जाती है, क्या काम कब कब आप करोगे। तो ये वाक्य सही है। अगला है, रेगिस्तान भरिए। समय की बचत के साथ आप ऊर्जा बचा सकते हैं। तो यहाँ आएगी ऊर्जा। कार्य व्यवस्था से आप समय और ऊर्जा ही नहीं बचाते बल्कि कम भी समय भी कम करता है, यानी कि तो देखो यहाँ पर थकान आएगा, थकान भी कम करती है, तो यहाँ पर थकान आएगा, ठीक है, थकान जो है वो भी कम करती है। तो कार्य व्यवस्था में आप समय और ऊर्जा ही नहीं बचाते बल्कि थकान भी आपकी कम होती है। अगला है, हल्के काम को करने में मध्य कार्य की अपेक्षा कम ऊर्जा लगती है। तो यहाँ पर आएगा कम ऊर्जा लगती है, तो ये खाली स्थान आते हैं। फिर ये कार्य को करने में वास्तविक ऊर्जा लगती है, तो वो होती है भारी, जो भारी कार्य होते हैं, है ना। यहाँ पर आएगा भारी कार्य, है ना, ये खाली स्थान है। तो भारी कार्य को करने में सर्वाधिक ऊर्जा लगती है। तो जो भारी काम हमारे होते हैं उसको हम जब करते हैं तो हमारी ऊर्जा भी ज़्यादा लगती है। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो। अब देखो, कुछ इस तरह के प्रश्न है जो कि जो दिए गए मिले जुले शब्दों को सुधार कर उचित शब्द बनाए। तो ये देखो, एनआईएस में तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें हमने सभी तरह के क्वेश्चन लिए हैं। तो कार्य बंद करने की इच्छा क्या कहलाती है। देखो, ये वाक्य शब्द है जिसको सही करके लिखना है, तो होती है थकान। तो कार्य को बंद करने की इच्छा हमारी थकान कहलाती है। जब हमको कार्य कर रहे होते हैं तो उस काम को बंद करने की हमारी इच्छा होती है, भाई हम इस काम को छोड़ दें अब, तो हमारी हो गई थकान। फिर है ऊब के कारण कार्य बंद करना क्या कहलाता है, कि कोई काम करते करते हमें ऊब हो गई, है ना, उस काम में इंटरेस्ट नहीं रहा, उब होने लग जाती है, तो उसको मनोवैज्ञानिक थकान कहते हैं। फिर है, मांसपेशियों में व्यर्थ पदार्थ एकत्रित होना किससे संबंधित है, ये शारीरिक से संबंधित है। फिर है, कार्य की प्रशंसा न होना निराशा कहलाती है। तो इस वाक्य शब्द को हमने सही करके लिखा, निराशा। फिर है, अब है कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही। पहला है, कार्य सरलीकरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है, किसी भी कार्य को सरल तरीके से समय व ऊर्जा की बचत करके करना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। प्रश्न 2 है, समय नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो विभिन्न गतिविधियों को एक निर्धारित समय में करने की अग्रिम योजना ही समय नियोजन कहलाती है। फिर है, ऊर्जा प्रबंधन क्या है। तो उपलब्ध समय और ऊर्जा का सर्वोत्तम प्रयोग ही समय व ऊर्जा प्रबंधन कहलाता है। फिर है प्रश्न संख्या 4, कार्य व्यवस्था को परिभाषित कीजिए कि नियमित समय पर कम से कम ऊर्जा लगाकर, देखो नियमित समय पर कम से कम ऊर्जा लगाकर, तो नियमित समय पर कम से कम ऊर्जा लगाकर सुनियोजित ढंग से कर्मानुसार किया गया समस्त कार्य ही कार्य व्यवस्था कहलाता है। प्रश्न 5 है, कार्य सरलीकरण के 2 तरीके सुझाइए अथवा कार्य सरलीकरण के विभिन्न तरीके बताइए। तो कार्य सरलीकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर है, कार्य सरलीकरण के विभिन्न तरीके इस प्रकार है, यानी काम को सरल करने का तरीका। तो पहला है, कार्यस्थल को व्यवस्थित करना, कि हम जहाँ पर काम कर रहे होते वो हमारा कार्यस्थल व्यवस्थित होना चाहिए, वो वस्तुएं वहाँ इधर उधर बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं कि यदि किसी भी कार्य के लिए आवश्यक वस्तुएं उपयुक्त स्थान व सही ऊंचाई पर रखी है तो काम जल्दी और कम ऊर्जा में पूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, खाना बनाते समय खाद्य पदार्थ, बर्तन, पानी सब कुछ कार्यस्थल के पास ही रहना चाहिए। साथ ही सही स्थान व ऊंचाई पर होना चाहिए ताकि कार्य करते समय आपको यहाँ वहाँ न जाना पड़े। अगला है, श्रम बचाओ उपकरणों का प्रयोग। वॉशिंग मशीन, मिक्सी या फ्रूट प्रोसेस के उपयोग से समय व ऊर्जा की बचत होती है। यदि आप वॉशिंग मशीन से कपड़े नहीं धोते तो आपको कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे, इसमें निश्चित रूप से समय व ऊर्जा दोनों ही ज़्यादा लगेंगे। अगला है, कार्य का क्रम बदलकर यदि कार्य को उचित क्रम में किया जाए तो कार्य का सरलीकरण हो जाता है। जैसे कपड़ों पर इस्त्री करते समय यदि आप सभी कपड़ों पर एक साथ पानी छिड़क कर रखते हैं और फिर लगातार इस्त्री करते हैं तो कम समय व कम ऊर्जा लगती है। तो इस तरह से हम काम को सरल कर सकते हैं, कार्य का क्रम बदलकर। फिर एक कार्य संधि, यानी कि एक साथ कई काम हम कर सकते हैं। कार्य संधि 2 या 2 से अधिक कार्यों की संधि को कार्य संधि कहते हैं। इस तरह आप समय और ऊर्जा दोनों की बचत करते हैं। उदाहरण के लिए, चाय बनाते समय जब तक पानी खौलता है तब तक आप आटा गूंथने, सब्जी काटने या दूध उबालने का काम साथ साथ कर सकते हैं। फिर यह कार्य कुशलता बढ़ाकर, यदि आप अभ्यास कर निपुणता हासिल कर ले तो कम समय व कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसके साथ परिणाम भी अच्छा निकलेगा। तो इस तरह से हम ये कार्य कर सकते हैं। फिर है, थकान को दूर करने के विभिन्न तरीके बताइए। तो क्वेश्चन संख्या 6 है ये, कि थकान को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं।
तो शारीरिक थकान को दूर करना बहुत आसान है। निम्न तरीके इस प्रकार है। पहला है बीच बीच में आराम करें। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें बीच बीच में आराम करना चाहिए। बारी बारी से हल्का व भारी कार्य करें। श्रम बचाओ उपकरणों का प्रयोग करें, जैसे मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है। इस तरह से हमारे कुछ श्रम को बचाने वाले उपकरण हैं, है ना, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। कार्य का सही आवंटन करें। काम कौन सा काम कब करेंगे, किस तरह से कार्य होगा, है ना, तो उस कार्य को हमें सही से आवंटन करना है। काम को रुचिपूर्ण बनाएं। जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसको हम रुचिपूर्ण तरीके से बनाएंगे। उस काम में हम इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट के साथ उस काम को करेंगे तो हमें थकान कम होगी। अकेले नहीं रहकर समूह में काम करें। अगला है कार्यस्थल सही बनाए। जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वो कार्यस्थल हमारा सही होना चाहिए। कार्य कुशलता बढ़ाए। उस काम को करने में आपकी कुशलता होनी चाहिए, यानी आप उस काम को करने में परफेक्ट होने चाहिए, तो आप फटाफट उस काम को कर दोगे। तो इस तरह से आपका समय और ऊर्जा दोनों बचेगी। वातावरण खुशनुमा रखें। मानसिक तनाव कम रखें। कार्य करने वाले की तारीफ करें। अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करें। तो इस तरह से हम जो है काम को करने से इस तरह से हम करेंगे तो हमारे काम में थकान कम होगी। प्रश्न 7, थकान से आप क्या समझते हैं? थकान के प्रकार भी बताइए। देखो, एक थकावट की अनुभूति जिसके कारण काम रोक देने की प्रबल इच्छा होती है, थकान कहलाती है। देखो, हमारे थकावट की अनुभूति होती है, हम थक जाते हैं तो उस काम को करने की इच्छा, है ना, नहीं होती। उस काम को रोकने की इच्छा प्रबल होती है, यानी बहुत तेज इच्छा होती है कि इस काम को हम रोक दें, अब हम बाद में इस काम को कर लेंगे। तो वही क्यों रोका आपने उस काम को बीच में? क्योंकि आप थकान महसूस करने लगे हैं। तो यही स्थिति थकान कहलाती है। तो ये परिभाषा आपको याद करनी है। थकान दो प्रकार की होती है, शारीरिक थकान और मनोवैज्ञानिक थकान। देखो, शारीरिक थकान क्या होती है कि जब शारीरिक कार्य करने में आपकी सारी ऊर्जा लग जाती है अर्थात सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो उसे शारीरिक थकान महसूस होती है। आप जब कोई काम कर रहे होते हो, है ना, मान लो कपड़े धो रहे हो, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। जैसे कि मान लो किसान है, खेत में काम कर रहा होता है, ठीक है, कोई खुदाई का काम कुछ भी कर रहा हो, या बेलदार जो है वो कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो उनको शारीरिक थकान ज़्यादा होती है, उनकी ऊर्जा भी ज़्यादा लगती है। तो उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो शारीरिक रूप से थक जाते हैं और उस काम को रोक देते हैं। मनोवैज्ञानिक थकान यानी आपको ऊबपन लगने लगेगा, आपको उबाऊपन लगेगा, उस काम को करने में आपको असंतोष होने लगेगा, तो वो हो गया आपका मनोवैज्ञानिक थकान। मनोवैज्ञानिक थकान शारीरिक कार्य में नहीं बल्कि असंतोषजनक कार्य व वातावरण की वजह से होता है। कभी कभी बिना काम किए या बहुत ही कम काम करने पर भी आपको थकान महसूस होती है। आप बेचैन और असंतुष्ट रहते हैं, आपको शारीरिक कष्ट होता है, कोई काम बंद कर देने की इच्छा होती है, यानी और क्या है, काम को बंद करने की इच्छा होती है। इस प्रकार की थकान को मनोवैज्ञानिक थकान कहते हैं। यानी अब आपका मन है उस काम को करने का इच्छा नहीं रख रहा है, थोड़ा उबाऊपन होने लग गया उस काम को करते करते, तो वो हो गया आपका मनोवैज्ञानिक थकान। अगला प्रश्न है 8वां, किन्हीं दो पारिवारिक मूल्यों का उल्लेख करें जिन्हें आप अपने साथियों के दबाव से भी नहीं छोड़ेंगे और अपने जीवन के लिए बनाए गए 2 लक्ष्यों को लिखें। तो इस तरह से आपका उत्तर लिखना है। तो उत्तर है पारिवारिक मूल्य। तो पहले हम पारिवारिक मूल्य के लिए के बारे में जानेंगे और फिर हम जीवन के मूल्य के बारे में जानेंगे। तो पारिवारिक मूल्य होता है, पहला है कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ये हमारा पारिवारिक मूल्य है। फिर है कभी किसी का मजाक न उड़ाना, ये भी हमारा पारिवारिक मूल्य है। जीवन के लक्ष्य अपने सपनों को पूरा करना, ये भी जीवन का लक्ष्य है। दूसरा है बाल मजदूरी को खत्म करना, ये भी हमारा जीवन का लक्ष्य है। प्रश्न 9 है, समय नियोजन करते समय आप किन 4 कारकों का ध्यान रखेंगे? कि जब हम समय नियोजन करते हैं तो हमें कौन से 4 कारकों का पता रखना है, ध्यान रखना है। तो है समय नियोजन करना, यानी समय की योजना जब हम बनाते हैं तो हम क्या क्या ध्यान रखें? समय नियोजन कारक पहला है निर्धारित समय पर होने वाली सभी कार्यों की सूची बनाएं। जो भी काम हमें निर्धारित समय पे करना है, जो भी हमें समय मिला उसमें जो भी काम हमें करना है उसकी हमें सूची बनानी है। उदाहरण के लिए नौकरी पेशे वाली महिला के लिए नाश्ता, टिफ़िन, दोपहर का खाना बनाना, बच्चों को तैयार कर स्वयं काम पर जाना, सभी कार्य कर स्वयं काम पर जाने के लिए सभी कार्य निर्धारित समय पर करने होते हैं। अगला है निर्धारित समय होने वाले कार्यों को रेखांकित कीजिए। जो काम हमारे निर्धारित समय में हो जाएंगे उसको हमें रेखांकित कर देना है। विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय का अनुमान लगाएं, जैसे खाना पकाने में 45 मिनट लगते हैं, तैयार होने में 20 मिनट लगते हैं। तो इस तरह से हमें जो भी काम जितने समय में होता है उसका हमें उस समय का अनुमान लगाकर हमें फिर कार्य करना होता है, तो हमारा कार्य आसानी से और जल्दी से हो जाता है। फिर है सभी कार्य को क्रम में व्यवस्थित करना। जो भी काम हमें करना उसको हम क्रम दें, जैसे मैं पहले झाड़ू लगाना फिर पोछा करना, तो हमने कार्यों क्या दिया, क्रम दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें काम को क्रम देना चाहिए ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।